एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूरिका। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। मोस्टली आप बोल सकते हो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 वीक बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फेब 16 में तो एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो आपको किस तरह से अभी मूव करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप इस कंडीशन में हो कि ऐसे बहुत पैनिक हो रहे होगे आप लोग कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें। किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, किसी को लग रहा है कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। फिर आप लोग बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे हो क्योंकि आप दूसरे दूसरों की बातें सुन रहे हो कि यार मेरा तो ये हो गया पर मेरा ये बचा है। तो सो मैनी थिंग्स है ना, बहुत सारी चीजें। तो हम कुछ पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा खासा थोड़ा-सा एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी लेके आएगा, आपके पैनिक लेवल को कम करेगा और आपको समझने में हेल्प करेगा कि यहाँ पर जो है क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जो आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो हम बात करेंगे कि आपके रिवीजन का क्या सीन है, सिलेबस, टेस्ट सीरीज़ और बाकी इसके अलावा भी खूब सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? उन सब पे भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोग को बताने वाली हूँ, वो किसी भी एग्जाम आप गेट का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उन सब के लिए यूजफुल होगा। देखिए, मैंने भी एग्जाम दिया है गेट का, तो आई नो कि अब जब भी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है तो वैसे वैसे ना हमारी अलग सिनेरियो होने लगता है, मतलब हमारा मेंटल लेवल अलग तरीके से थिंकिंग करने लग जाता है। तो उन सबको कंट्रोल करके कैसे हमें हमारे एग्जाम पे फोकस करना है, चलो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। जैसे सबसे पहले पॉइंट कि आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, डोंट पैनिक। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, आप क्या हो रहे हैं, डीमोटिवेट होते जा रहे हो, आप पैनिक लेवल आपका बढ़ रहा है। किसी का सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, किसी को रिवीजन करना है, किसी को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो स्टिल अभी भी बचे हैं, क्योंकि आपने सोचा कि पहले मैं इजी इजी टॉपिक कर लेता हूँ, या फिर वो टॉपिक्स करते हैं जो बहुत टफ होते हैं और जो इजी वाले टॉपिक होंगे उनको हम लास्ट में रखते हैं। बट यही हमारी मिस्टेक होती है, क्योंकि हमें इजी वाले टॉपिक्स को ही पहले करना होता है और लास्ट में हमें रखना होता है कि जो हमारे लिए टफ या मॉडरेट वाले हों, ताकि आपके एटलीस्ट कुछ पार्ट जो है कवर हो पाएगा। लेकिन अक्सर जो होता है हम इसका अपोजिट करते हैं और इसकी वजह से हमारा जो पैनिक लेवल है लास्ट में और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी के सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको बस इतना काम रहना है, पॉजिटिव रहना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए सही होगा। आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज से, किसी की बातें सुन के भी आपको पैनिक नहीं करना है कि यार उसने कहा कि मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया, ये सिलेबस पढ़ लिया, फिर किसी ने बोला कि मैंने इस कोचिंग से ये नोट्स भी पढ़ लिए और आप बोलो कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मेरा तो ये रह गया। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। इट्स ओके, सब अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको बोल रहे हैं, पर यहाँ पर आप जितना खुद के साथ रहो, है ना, जितना सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना इंटरफेरेंस से दूर रहो, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बोलते हो कि यार ये क्वेश्चन भी कर ले, हम ये क्वेश्चन भी बता दो, इस तरह की चीजें भी देख ले, तो ऐसा नहीं है। लास्ट मोमेंट में जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, आप सोचो कि मैं वो टॉपिक प्रिपेयर करने चली जाऊं या फिर वो टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो देख लूं, तो ऐसे में सिर्फ आपका पैनिक लेवल बढ़ेगा, आप डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी, आपको अपने सारे डिस्ट्रेक्शन वाले पॉइंट से दूर रहना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है रिवीजन, ठीक है। अब हम सब बोलते हैं कि हमें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, लेकिन क्या रिवीजन करना है ना, तो ये दिमाग में आपके भी आता होगा कि एक्चुअली मैं किधर से स्टार्ट करूं। तो मेरा कहना ये है कि आप रिवीजन करिए उन 20% सिलेबस या टॉपिक्स का जिनके चांसेस है कि वो 80% एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, 5-6 महीने से एटलीस्ट प्रिपेयर कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए, और आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो आपको थोड़ा हिंट और थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, यानी जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने देखा है तो ऐसे आपको 20% जरूर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर आप कहो कि ऐसे टॉपिक्स आपको जरूर मिलेंगे जिनके हाई चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं को मैं कह रही हूँ कि ये 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन से आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। तो आपको यही 20% का जो टॉपिक है ना, इसी को फोकस करना है, इसी को पढ़ना है, ठीक है।
और अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, आप पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि ये 20% कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने के लिए आपको पूरी बुक नहीं खोल के बैठनी है। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे नोट्स उठा के रिवीजन करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना होता है। आपको सिर्फ ये 20% वाले टॉपिक्स पे फोकस करना है कि एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं करना होता है ना। और फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि देखिए, जो होता है आपका सिलेबस की मैं बात करूँ ना, तो आपका सिलेबस कोई भी हो, किसी भी एग्जाम का हो, 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। तो उसको स्ट्रेस के फॉर्म में मत लीजिए कि यार मेरा तो जो आपका 100% सिलेबस था, उससे तो मैंने सिर्फ 60 या 70% ही सिलेबस कंप्लीट कर पाया। एटलीस्ट आपको मैं बोलूंगी कि 80% तक तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। बट अगर आप इस रेंज में भी हैं तो इट्स ओके, इस रेंज में भी एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा ना। तो उसलिए आप इसलिए टेंशन मत लीजिए कि यार मैंने अपना 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट करना होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे लेस चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछा जाए। तो आपको क्या ये हाई टॉपिक्स वाले, हाई पॉसिबिलिटी वाले टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, कि या फिर उन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए जिनकी पॉसिबिलिटी ही बहुत कम है कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा हर एग्जाम में, हर एग्जाम के सिलेबस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रिवीजन करना है ना, वो इन 20% के टॉपिक्स में करना है, ठीक है, जिनसे हाई चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है। देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे अगर मैं गेट की एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि आपके पास 3 आवर्स होता है, ठीक है। उस 3 आवर्स में आपको उस टाइम को मैनेज करना है और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो वहां पे जो सिनेरियो होता है ना, तो वो एक ऐसा होता है कि आपको ना, अगर आपने उसको पहली बार डील कर रहे हो तो वहां पे थोड़ी गलतियां होने की चांसेस होते हैं। तो वो गलतियां ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले से मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का क्या मतलब होता है, एक्चुअल इन्वायरमेंट जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करने वाले हो, वही 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 सिनेरियो, वही इन्वायरमेंट लेके आपको मॉक टेस्ट भी देना है, जहां पर एक्चुअल उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उतना ही आपको टाइम मिलेगा और उसी तरीके से जो आप जैसे वहां पे मैनेज करोगे वैसे यहाँ पे भी मैनेज करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक तो मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, इसका टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि एग्जाम में आप पहले क्या देखोगे कि कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन से मॉडरेट, कौन से टफ। और सबसे पहले आपको इजी के साथ जाना है, जितने इजी क्वेश्चन हो सबसे पहले वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को फिर वन बाय वन देखिए। ऐसे नहीं करना है कि आपको अपोजिट करना है, उल्टा करना है और उसकी वजह से क्या है आपके इजी क्वेश्चन रह जाए, ये आपको नहीं करना है। तो पहला तो मैनेजमेंट। दूसरा मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको रियल सिनेरियो पता चलता है, रियल सिनेरियो, रियल इन्वायरमेंट आप फील करते हो। और फिर हमारे लिए कितने कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर एकदम नया होगा, ठीक है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप पहले से ही अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लोगे कि यार मैं 3 घंटे मैनेज कर सकती हूँ, मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आता है और ये मेरे लिए कोई नया इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपके ब्रेन को अडेप्ट करने में, उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज जब न्यू होती है तो उसमें हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज पहले से नोन है तो हमें लगता है कि यार ये तो पहले से देखी हुई है, पहले से ऐसा हमने फील किया है। तो वहां पर जो है आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और रिलैक्स होगा तो आपका पैनिक लेवल कम होगा। आपका पैनिक लेवल कम होगा तो आप अपने क्वेश्चंस पे, अपने एग्जाम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई भी एक रेंडमली कोई भी पीवाईक्यूज उठाइए और अपना 3 आवर्स का टाइमर लगाइए और एग्जैक्टली जैसा आप एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं वैसे यहाँ पर भी दीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 घंटे बैठना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट करें, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा सोर्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं वीक हो जाऊंगा या मैं पीछे हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक रेंडम
पीवाईक्यूज उठाइए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नंबर्स कैलकुलेट करिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपने 5 बार 10 बार उसको आपने सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि 2021 का मान लीजिए पेपर है गेट का, वो आपने 5 से 10 बार सॉल्व कर लिया और आप इसी को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ऐसा पेपर उठाना है जिसको या तो आपने सॉल्व नहीं किया हो, या फिर जिसको जो बहुत टाइम पहले सॉल्व किया हो, तो एटलीस्ट आपको उसके आंसर्स रटे नहीं होंगे, ठीक है। तो आप एक्चुअल एनालाइज कर पाओगे, और खुद का एक्चुअल एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अपने वीक सब्जेक्ट को आपको स्किप करना है। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट तक पढ़ें और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसीलिए लास्ट मोमेंट में भी हम बोलते हैं यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यार ये बता दे, या फिर इसका कोई पीवाईक्यूज बता दो, ये बता दो, ये टॉपिक्स बता दो। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, यानी जिसको आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, समझने में डिफिकल्टी होती है, जिससे आप दूर भागते हैं, या फिर आपको लगता है यार इसमें मुझे मजा नहीं आता है, उन सब्जेक्ट को आपको स्किप करना है। और एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो आपको स्किप करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अगेन पैनिक लेवल इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा आप पैनिक होगे तो जो चीज आप कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उनको भी लास्ट मोमेंट में लेके नहीं बैठना है आपको, ठीक है। इट्स ओके अगर आपका सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ, इट्स ओके, लेकिन आपका जितना पोर्शन हुआ है आप उसको उतना अच्छे से करिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 100% सिलेबस है और आपने सिर्फ 60% ही प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप इस 60% वाले सिलेबस पे अभी और भी ज्यादा फोकस करिए, ना कि बचे हुए 40% पे आप ध्यान दीजिए कि मैं इसे भी देख लेता हूँ, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, फिर ये भी हो जाएगा। नहीं, इस तरह में क्या होगा, आप ये 60% को भी क्या है कहीं ना कहीं भूल जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, और जो आपके लिए अगेन जो है आपका कॉन्फिडेंस लूज करने का काम करेगा। तो आपको वो नहीं करना है, आप यहाँ पर ही ध्यान दीजिए अपने 60% पे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ वो है फॉर्मूलेस, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला, जब भी मैं आपको क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, और उस नोटबुक में जितने भी फॉर्मूलेस ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उन सब के फॉर्मूलेस एक जगह पे इकट्ठा रखिए। उससे होगा क्या, लास्ट मिनट में जब भी आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत होगी, जब भी कोई चीज आप याद कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन देखा देखा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एग्जैक्टली आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप उस फॉर्मूले को, ये जो नोटबुक है आपकी, उसको खोल के वो फॉर्मूला देख सकते हो। वरना आप क्या करोगे, क्या आप ढूंढने जाओगे कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ लिखा था, ठीक है। तो कुछ चीजों का नहीं, नोट्स आपके पास एकदम प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब जरूरत लगी तब मैंने देख लिया, ठीक है। और लास्ट मोमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले आपको ये फॉर्मूले जरूर देख के जाने हैं। चाहे आप कोई भी गेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि लाइफ साइंस में भी हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि उनका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो आपको अटेम्प्ट ही करना है। तो एटलीस्ट फॉर्मूले बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, जो इजी वाले, वो अटेम्प्ट कर लीजिए, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, जो आपकी रैंक बूस्ट करने में काफी हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरों को देख के आपको डाउट नहीं करना है कि यार उसने ज्यादा पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको डाउट नहीं करना है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैंने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं। ऐसे बिल्कुल किसी भी डिलेमा में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको और अच्छे से पढ़ूंगी, ताकि बाद में जो है एटलीस्ट मैंने जितना पॉइंट्स कवर किए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ही, ठीक है। आपको ये याद रखना है, खुद पे विश्वास रखना है कि यार इतने टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ। खुद पे विश्वास होना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, रोज आप रिवाइज भी कर ले, लेकिन अगर खुद पे आपको डाउट होता जा रहा है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप एंड तक ये डाउट के साथ ना, क्या होगा, रिजल्ट भी आपका डाउटफुल ही आएगा।
तो इसीलिए खुद पे विश्वास रखिए कि यस मैं ये कर सकती हूँ। और वैसे भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता रहता है कि यस ये चीज़ मुझे बन रही है। फिर हमें क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो हमें सॉल्व होता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ करना है। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो और पैनिक लेवल आपका डिक्रीज़ हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी ऐसा काम मत करिए कि जिससे कि आपको खुद पे डाउट हो, आप मेंटली स्टेबल ना हो पाएँ, आपका पैनिक अटैक बढ़े, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? हो सके तो सोशल मीडिया से अभी थोड़ा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि वहाँ पर आप कितना काम की चीज़ें कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन मिलता है, ठीक है? और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी रिवाइज़ कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। इसका क्या मतलब है? ऐसे दिमाग में मत रहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप बस पढ़ाई करिए, वो आपका काम है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है। रिज़ल्ट के बारे में अभी पहले से सोचेंगे कि यार होगा कि नहीं होगा, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी, लो जाएगी, मैं उस कट ऑफ रेंज में आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपने मान लिया कि आपका 35% 35 मार्क्स आना चाहिए, व्हाटएवर आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से। तो आप सिर्फ़ इस 35 मार्क्स को ही अचीव करने पे लगे, तो आप क्या है रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं कि भैया मुझे बस इतना ही नंबर चाहिए, क्योंकि इसी नंबर से मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँगी। आपको ये नहीं करना है, जितना कम हो सके आपको रिज़ल्ट के बारे में सोचना है। मैं कहूँगी आपको सोचना ही है। सिर्फ़ आप अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। एक एग्ज़ाम के लिए एक एक्साइटमेंट होना चाहिए यार कि हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की है और अब मेरे को मौका मिला है कि मैं उस प्रिपरेशन को कहीं पे इनपुट के फॉर्म में डाल सकती हूँ। फिर जाके रिज़ल्ट आपका आउटपुट बनेगा, ठीक है? तो आपको आउटपुट के बारे में नहीं सोचना है, आपको इनपुट के बारे में सोचना है। हम जितना ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा परेशान होते जाते हैं और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी पढ़ने की, रिवीजन करने की, कंसिस्टेंसी अपने आप को स्टेबल रखने की, कंसिस्टेंसी कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होने की। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है और जितना हो सकता है आपसे उतना पढ़िए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अभी आपके पास 2 हफ्ते बचे हैं और आप 24 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, 15 घंटे नहीं। खुद को रिलैक्स करिए, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो आप इस 1 हफ्ते में जो सोच रहे हैं आप कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ लूँ और उस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है, ठीक है? और इससे बल्कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल ही इंक्रीज़ होगा। तो हमें क्या करना है, अपने आप को न्यूट्रल रखना है, ऑर्गेनाइज़्ड रखना है, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप कॉन्फिडेंस से बैठ सकें, कॉन्फिडेंस से अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस कर सकें। कहीं और फ़ोकस ना जाए आपका, ठीक है? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मोर और लेस मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो यूज़फुल होगा। आप बहुत ही काम हो गए होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए, गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप अपने फीडबैक के फॉर्म में वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। आप अपने एग्ज़ाम से एकदम सैटिस्फाइड रहें और आप बेस्ट दें अपना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।